नमस्कार, यूपीएससी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है उस पर आज डिस्कशन शुरू करेंगे। इसके पहले का जो हमारा लेक्चर था, 4 या 5 जो भी लेक्चर थे, उनमें हमने 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है उस पर हमने प्रॉपर डिस्कशन जो होनी चाहिए थे वो पूरी कर ली है। ठीक है, तो हम प्री एग्ज़ाम 2019 के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और जिस सेगमेंट को मैंने यहाँ पर पहले उठाया है वो सेगमेंट भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति है। मतलब हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न हमारे सामने होंगे सबसे पहले। और जो पहला प्रश्न हमारा है वो है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, कथन ए है, अकबर ने शेर शाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। कारण आर, शेर शाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। तो आपको ये मालूम होगा कि 1540 का जो बिलग्राम का युद्ध था, उस युद्ध के बाद ही शेर शाह दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। उसने भू राजस्व के क्षेत्र में कृषि से संबंधित और कई सारे ऐसे क्षेत्रों में उन्होंने सुधार किए शेर शाह ने। और उसी दौरान उन्होंने क्या किया, सिक्कों के क्षेत्र में भी सुधार किया, क्योंकि उस टाइम पे सिक्कों में बहुत ही ज़्यादा मिलावट जो थी वो बड़े स्तर पर हो रही थी। तो उन्होंने शुद्ध चांदी के रुपए और तांबे का प्रमुख सिक्का दाम का प्रचलन शुरू किया। वही जब अकबर आया शेर शाह के बाद, तो अकबर ने क्या किया, शेर शाह की तरह ही राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया था। इसके पहले के जो 2020 का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें हमने आपको बताया था कि मुगल काल से लगभग प्रश्न बन ही जाते हैं। ठीक है, हर साल। तो मुगल काल, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मुगल काल में हो जाता है सम्राट अकबर का जो काल है, यहाँ से तो प्रश्न 1 या 2 तो बनते ही बनते हैं। तो समझ रहे हैं आप, इसकी इंपॉर्टेंस आप समझिए यहाँ से। तो इसके पहले भी 2020 के क्वेश्चन पेपर में मैंने आपको बताया था कि अकबर की जो सामाजिक और आर्थिक उदारवादी जो नीतियाँ थीं उनसे प्रश्न बने हुए थे। वैसे यहाँ पर भी प्रश्न बने हुए हैं। तो आप समझिए कि ये जो टॉपिक है आप इसको ठीक से पढ़ लीजिए। और यहाँ पर जो हमारा कथन ए है ये सही है, और जो दूसरा कारण आर है, शेर शाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था, तो ये भी ठीक है। लेकिन कारण आर जो है वो ए की सही व्याख्या यहाँ पर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो विकल्प हमारा होना चाहिए सही, जो दिए गए कूट हैं, तो उनमें बी होगा। ठीक है, देख लीजिए आप इसको। और चलते हैं अगले प्रश्न पर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, यूपीएससी हिंदी की तरफ से प्रीलिम्स क्रैश कोर्स की शुरुआत की गई है। अभी भी आपके पास 1-1.5 महीने हैं, उसमें आप एक बेहतर तैयारी के साथ अपनी परीक्षा को क्या कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। और ये कुछ विशेषताएं हैं इन प्री बैच की। आप दिए गए इन नंबरों पर क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एडमिशन के लिए इच्छुक हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युद्धों को काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, ये भी मुगल काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण युद्ध हैं उन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो आप फिर से मैं कह रहा हूँ ना, हर बार 1 या 2 प्रश्न बन रहे हैं। और ये समझिए, आयोग टफ नहीं बना रहा है। यदि आपका जो अवधारणा समझ जो है, कॉन्सेप्ट आपका जो है क्लियर है, तो आप इन सभी युद्धों को क्या करेंगे, आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं। सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप फैक्ट को रटने की बजाय आप जो कॉन्सेप्चुअल वो क्लियरिटी है ना, उसको आप क्लियर करिए। तो आप जो कॉन्सेप्ट हैं उनको पढ़िए, समझिए। तो आप यहाँ पर देखिए, जो बिलग्राम का युद्ध है, अभी उसके पहले ही मैंने प्रश्न में बताया कि ये 1540 में हुआ था और शेर शाह हुमायूं के बीच में हुआ था। तो 1540 है। और यहीं सरनाल का जो युद्ध है ये 1572 की बात है। ठीक है, और अकबर का टाइम है जब गुजरात पर इन्होंने अटैक करके मतलब गुजरात को अपने अधीन लिया था। वजह ये थी कि गुजरात बहुत ही ज़्यादा कृषि के क्षेत्र में भी उपजाऊ क्षेत्र रहा था, और बंदरगाह वहाँ पर जो इतने व्यस्त रहते थे, इन सभी की इंपॉर्टेंस देखते हुए उन्होंने सरनाल के युद्ध में गुजरात को अपने अधीन लिया। वहीं धर्मत का युद्ध जो है वो कब हुआ था, 1658 में। ठीक है, और जजाऊ का जो युद्ध है वो 1707 में हुआ था। धर्मत का युद्ध शाहजहाँ का जो बेटा दारा शिकोह जो बड़ा बेटा था और औरंगजेब, इन दोनों के बीच में हुआ था उत्तराधिकार को लेकर के। वहीं जजाऊ का जो युद्ध है ये भी औरंगजेब के जो अधिकारी थे, जो उनके बेटे थे बहादुर शाह प्रथम और आजम शाह, इनके बीच में हुआ था। तो ये है युद्धों का जो क्रम होना चाहिए। आपको जब वर्ष पता चल गया तो अब हम चलते हैं कि सही कूट तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए दिए गए कूट में। सबसे पहले 2 होना चाहिए, फिर इसके बाद कौन सा आना चाहिए, देखिए 1572 ना पहला, फिर इसके बाद क्या होना चाहिए, तीसरा और चौथा। ठीक है, देखिए पहला और दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। यहाँ पर जो सही विकल्प होगा हमारा क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है, हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है हैं। ठीक है, पहला है, हठ योग नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता था। हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। हाँ ठीक है, हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने अपनाया था। ठीक है, जो बौद्ध और सूफी संत जो थे उन्होंने हठ योग क्रिया को अपनाया था। अब हठ योग नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता था। ठीक है, ये भी सही है। हठ योग को जो नाथ और सिद्ध परंपरा के लोग थे उन्होंने भी अपनाया था और बाद में नाथपंथियों ने अपनाया। ठीक है, तो ये दोनों सही हैं। और हठ योग में होता क्या है कि आप ये समझिए, यदि आपका हिंदी साहित्य ऑप्शनल भी रहा होगा या आप मेडिवल हिस्ट्री की जब आप क्लास करते होंगे तो आप वहाँ पे अच्छे से इसको पढ़ा भी होगा कि हठ योग में क्या होता है कि जो आपकी चित्तवृत्तियाँ हैं, जो एक तरह से जो इंद्रियाँ हैं, उनको बाहरी संसार से कट करके आपको अंतर्मुखी होना पड़ता था। ऐसा मतलब इस कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ा भी होगा इस संदर्भ में। ठीक है, तो यहाँ पर जो विकल्प होने चाहिए दोनों सही हैं। तो यहाँ पर जो सही कूट है वो क्या है, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है। ठीक है, अब देखिए, एकता एक रजस एकत्रित करने की व्यवस्था थी। सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। एकता से एकत्रित रजस सीधा सुल्तान के खाते में जाता था। मुक्ति को एकता से एकत्रित रजस से सैनिक रखने पड़ते थे। अभी 4 विकल्प पढ़ने के बाद कभी कभी होता है कि होता है कि यार इसमें तो यहाँ भी तथ्य आयोग बार बार पूछा है, सियासतनामा एक ग्रंथ का नाम है। तो इन सभी चीज़ों को देखिए, जो ग्रंथ हैं मेडिवल हिस्ट्री में, जो मुग़ल काल से या जो इन सभी व्यवस्थाओं से जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनके नामों को मैंने क्या कर दिया है कि एक हमारी जो मैंने अपने द्वारा नोट्स बनाई है उस नोट्स को यहाँ पर क्या कर दिया, ऐड कर दिया है। आप देखिए, उन महत्वपूर्ण ग्रंथों के नाम याद कर लीजिए, इससे आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो एकता एक रजस एकत्रित करने की व्यवस्था थी। ठीक है, सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, ये भी ठीक है। एकता से एकत्रित रजस सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, इसको देखते हैं। बाद में मुक्ति को एकता से एकत्रित रजस से सैनिक रखने पड़ते थे। ठीक है, जो मुक्ति जो एकता से जो एकत्रित रजस से सैनिक रखने पड़ते थे, मुक्ति को ही वली, ठीक है, वली, एकता, मुक्ति, इन सभी चीज़ों नामों से जाना जाता था। ये क्या करता था, जो भी रजस मिलते थे उससे सैनिक रखता था और साथ ही साथ जो अपने वेतन होते थे उसका भी वहन करता था। इसके बाद जो शेष राशि होती थी उसे केंद्रीय खजाने में ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। तो यहाँ पर डी भी सही है, लेकिन जो गलत होगा वो क्या होगा, सी होगा। ठीक है, सी का मतलब एकता व्यवस्था नहीं है। और हमें जो टिक करना होगा OMR सीट पे जो हम भरेंगे वो सी होगा। ठीक है, समझिए इस बात को। तो यहाँ पर सी। अब ये जो व्यवस्था थी ये कब जाके कमज़ोर होती है, तुगलक काल में। तुगलक काल में होता क्या है कि जो मुक्ति होते थे इनको वंशानुगत कर दिया गया और इन सभी कारणों से कहीं ना कहीं जाके जो तुगलक काल है, तुगलक काल का जो पतन है, इन कारणों में ये भी कारण शामिल होता है, जो वंशानुगत इस पद को कर दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ पुस्तकें हैं, फिर लेखक है, और अभी ऊपर भी मैंने बताया है कि सियासतनामा ये भी एक ग्रंथ पुस्तक का नाम है। तो अब इसके लिए मैंने आपको बताया ना कि देखते हैं, ये मेरी नोट्स है, आप देख लीजिए। इसमें मैं पहले सियासतनामा, ये देखिए, है ना। तो आप ये, और नीचे लिखा भी हो कि ग्रंथ से एकता व्यवस्था के बारे में पता चलता है, तो आप ये देखिए। और इसके बाद है तबकात नासरी, तारीख़ फ़िरोज़ शाही, ठीक है, मिनहाज और अफ़ीप। देखिए इसमें कहाँ है, ये देखिए, तबकात नासरी, मिनहाज और तारीख़ फ़िरोज़ शाही, शम्स ए सिराज अफ़ीप। तो आपको सभी ग्रंथों के नाम यहाँ आपको मिल जाएंगे, समझ रहे हैं। तो ये दोनों क्या हैं, सुमेलित हैं। मैं आपको यहाँ बता दूँ, जो तुगलकनामा है इब्न बतूता इसके लेखक नहीं हैं, इसके लेखक अमीर खुसरो हैं शायद। एक मिनट देख लेते हैं, तुगलकनामा वो भी है इसमें शायद। सभी महत्वपूर्ण ग्रंथों के नाम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ये है, ठीक है, तुगलकनामा अमीर खुसरो। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा है, तुगलकनामा। ठीक है, देखिए आप बार बार मैं इस बात को समझा रहा हूँ कि
हम अपनी पढ़ाई के दौरान ये जो हम लेक्चर ले रहे हैं इसमें बहुत कुछ हम सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं आपको मैं एक बार संक्षिप्त बता दूं। आप क्या सीख रहे हैं अभी इसके पहले का जो 2020 का क्वेश्चन पेपर था उसमें हमने क्या बताया कि आपको कोई सहायक नदी, मान लीजिए नदी है कोई, यमुना नदी से बह रही है, उसमें पूछ लिया था कि बताइए पश्चिम से पूर्व की ओर नदियों के क्रम को व्यवस्थित करना था। तो मैंने आपको क्या बताया था कि यदि आपको पश्चिम और पूर्व की नदी के बारे में मालूम है तो आप आयोग ऐसा प्रश्न बना रहे हैं कि आप क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह चक्रवात के बारे में मैंने जो रिपीटेड बार बार चक्रवात से संबंधित प्रश्न रिपीटेड हो रहे हैं, एक ही चक्रवात के नाम को क्या कर रहे हैं वो बार बार पूछ रहा है, आप उसके बारे में हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, उन सभी चीज़ों को हम समझ रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता रहा हूँ जी, जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ी है, पहाड़ी के क्रम को व्यवस्थित करने के लिए दे रहा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर बताइए कौन से सही क्रम में व्यवस्थित है। आपको मालूम है कि सतपुड़ा पश्चिमी है और यहाँ पर पूर्वी मान लीजिए छोटा नागपुर पठार या उसके इस सब चीज़ के बारे में मालूम है, तो आप कई सारे प्रश्न सही कर ले रहे हैं। चौथा ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बार बार विश्व के स्तर पर जो राज्य और देश और राजधानी उनकी पूछी जा रही है, वो सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से बनते हैं, अफ्रीका महाद्वीप के जो भी तटीय देश हैं उनके वहाँ से उस देश के नाम और राजधानी के नाम पूछे जा रहे हैं। मध्य एशिया की जो कंट्री हैं उन वहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर समझ रहे हैं। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तब तक आप ये भ्रम में रहेंगे कि हम क्या पढ़ें, क्या छोड़ें और कितने तथ्यों को पढ़ें, ठीक है। ये सब कन्फ्यूज़न बना रहता है। इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप इसको ज़रूर देखिए, समझिए, ठीक है। और साथ ही साथ आपको मैं नोट्स भी दे दे रहा हूँ अपनी, ठीक है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है, मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगला देखिए, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी भी फ़ोटो ले सकते हैं और इसकी भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। दाम अभी ऊपर आपने पढ़ा, शेरशाह सूरी और अकबर बताया ना, ताम्र मुद्रा, देसाई मराठा के टाइम पे देशमुख रजस अधिकारी, ठीक है, ये भी सही है। दीवान प्रांतीय रजस का प्रमुख मुगल काल, ठीक है, ये भी ये ठीक है। जरीब एक प्रकार का करना होकर के, अब यही एक बचता है, तो जरीब एक प्रकार का करनी था, ये भूमि मापने की एक तरह की प्रणाली या एक विधि थी, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा है, डी है। इसको मैं हटा देता हूँ, नहीं कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपको, तो डी होगा। फिर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, सोमनाथ, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, बस इनका नाम आ जाए ना आपका काम समझो सरल हो जाएगा, क्योंकि ये चर्चित हैं बहुत ज़्यादा और इनके पुस्तक जो रचनाएं हैं, जो इनके ग्रंथ हैं, ये भी बहुत ज़्यादा क्या हैं, फेमस हैं। और इन सभी अमीर खुसरो की जो भी रचना है उनके नाम मैंने उस जो महत्वपूर्ण इनकी जो रचनाएं हैं अपनी नोट्स में ऐड किया है, आप वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। चंदायन, आसिका, पद्मावती कथा, राग विबोध। आसिका देखिए, अमीर खुसरो का जो होगा 2 होगा आसिका। इसमें गुजरात के शायद राजा जो थे उनकी पुत्री और अलाउद्दीन खिलजी के बेटे की प्रेम की कथा के बारे में लिखा गया है। तो डी का दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, अमीर खुसरो आपके इस नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। आप देखिए ये देखिए ना, अमीर खुसरो ने इसकी रचना की थी। इस ग्रंथ की को देवल देवी खिज्र खां भी कहते हैं। आप पढ़ लीजिए, सब पूछा जा सकता है फिर से। अमीर खुसरो जो इनके महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं उनके नाम मैंने आपको दे दिए हैं, ठीक है। अच्छा चलिए मानते हैं कि हमें एक के बारे में मालूम है, तो क्या सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। ये देखिए डी का दूसरा होगा। और यहाँ पर देखिए, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था और यहाँ आने के बाद क्या हुआ कि कुछ प्रॉब्लम आई और मैं फिर से वापस क्या हो गया, फिर से वापस मुझे बनाना पड़ा। तो इस वजह से यहाँ पर आपको रेड पेन के स्पॉट दिखते होंगे। तो आप देखिए, तो डी का दूसरा होना चाहिए। डी इसमें 4 है, 2 है, 3 है, 4 है, एक ही जगह पर है। तो हमारा जो कूट होगा सही वो क्या होगा, बी होगा, ठीक है। एक भी आपको मालूम है कैसे सही कर ले रहे हैं। टफ बनाने का उद्देश्य ही नहीं है, पेपर सेटर जो है उसका उद्देश्य ही नहीं कि आपको टफ बनाए, आप कर ही ना सकें, फिर क्या फ़ायदा। तो आप इम्पोर्टेंट चीज़ों को याद रखिए, आपका काम बन जाएगा। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। भाटा का राजा रामचंद्र सिंह, मालवा का राज बहादुर, मेवाड़ का उदय सिंह, गुजरात का मुजफ्फर शाह।
तो यहाँ पर विकल्प ए सही होगा। जो राजा रामचंद्र सिंह थे उन्होंने तानसेन को क्या किया था, संरक्षण दिया था अकबर के पूर्व। ठीक है, तानसेन क्या थे, जब ये छोटे थे तो बड़े नटखट थे। एक बार स्वामी हरिदास जी जंगल से गुजर रहे थे, तब इन्होंने शरारत ये की थी, जो इनकी प्रचलित जो चर्चाएं कथाएं हैं या जो हमें सुनने को मिलती है, उसमें ये मिलता है कि छोटे थे तभी ना शेर की आवाज़ बहुत बढ़िया निकालते थे। इससे श्री हरिदास स्वामी हरिदास जी थे वो डर गए कि अरे शेर लगता है जंगल में मिल गया उनको। लेकिन जब बाद में पता चले कि कोई छोटा बच्चा, और छोटा बच्चा यही कौन था, यही तानसेन थे। और ये बाद में श्री हरिदास जी के मंडली में शामिल होते हैं और बहुत बड़े क्या बनते हैं, संगीतज्ञ बनते हैं। और राजा रामचंद्र सिंह के दरबार में और बाद में अकबर के दरबार में ये नियुक्त होते हैं। और इन्हें अकबर का जो नवरत्न माना जाता है, जो नवरत्न थे उनमें तानसेन भी शामिल थे। ठीक है, फिर है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए फिर से आयोग राजवंश एक तरफ दे देगा, एक तरफ राजधानी दे देगा। 2020 के क्वेश्चंस पेपर में आपने क्या देखा कि एक तरफ महाजनपद के नाम, दूसरी तरफ उसकी राजधानी के नाम पूछ लिया। हो सकता है फिर से और आगे बैक ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखें तो वहाँ पर क्या होता है कि एक तरफ राज्य का नाम दे देगा, दूसरी तरफ नरेश का नाम दे देगा। बताइए कौन किस राज्य से संबंधित है। तो इसकी इंपॉर्टेंस समझिए, ये ऐसे तथ्य हैं, आपको इसको याद करना पड़ेगा। या जब आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तब भी ये सब चीज़ें क्या होती हैं, याद हो जाती हैं। ठीक है, तो पल्लव का जो होगा कांची होगा, और पांड्य का मदुरा, यादव का देवगिरी, और काकती का वारंगल। मिलाते हैं, देखते हैं कौन सा सही होगा। ए का दूसरा देखिए कहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो मतलब सी तो चलो अभी कट कर देते हैं। पांड्य का मदुरा, देखिए बी का तीसरा कहाँ है, यहाँ पर है। बस हो गया, एक भी मालूम होता है, इसके बारे में भी पता होता तो हम सही कर लेते हैं। ठीक है, तो जो सही इसमें होगा कूट हमारा बी होगा, 9 का बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्मारकों को काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। राबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद शायद महाराष्ट्र में है। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम, ये देख लीजिएगा शायद बिहार में है क्या। हुमायूं का मकबरा दिल्ली लिखा हुआ है। अटाला मस्जिद जौनपुर, ठीक है, यूपी। तो आप ये समझिए कि आपको काल अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। शेर शाह सूरी का मकबरा, ये समझिए शेर शाह सूरी का मकबरा जो है, शेर शाह सूरी की डेथ कब हुई थी, 1545। और हुमायूं का जो मकबरा है वो कब होना चाहिए, ये 1556। और राबिया दौरानी का मकबरा, जिसे बीबी का मकबरा भी कहते हैं, ये औरंगज़ेब की पत्नी थी, उनकी याद औरंगज़ेब की पत्नी थी, और उन्हीं का ये मकबरा है जो औरंगाबाद में है। तो आप सभी जो क्रम होना चाहिए आप ये समझ सकते हैं कि सबसे पहले दूसरा ही आएगा, फिर तीसरा आएगा ना, तीसरा आएगा, फिर फर्स्ट आएगा। मान लीजिए हमें फोर्थ के बारे में पता ही नहीं कहाँ पर है, तब भी हम कैसे सही कूट तक पहुँचते हैं वो हम सीखते हैं। ठीक है, यहाँ से जो दिए गए कूट होंगे उसमें यही क्रम होना चाहिए। यदि 2 से पहले 3 है और 3 से पहले 1 है तो ये समझ लीजिएगा वो कूट आपका क्या होगा, गलत होगा। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला, देखिए जो दूसरे से पहले क्या आ गया, पहला आ गया। और मैंने आपको क्या बताया कि जो क्रम होना चाहिए इसको कहाँ होना चाहिए, 3 के बाद होना चाहिए था। तो हमारा ए तो गलत है कूट। ठीक है, इसको देखिए दूसरा, तीसरा और पहला, इस बी के सही होने के चांस बढ़ जाते हैं, अभी बाद में देखते हैं। इधर देखिए यहाँ पर क्या है, दूसरा है, तीसरा है, ये पहला बीच में आ गया, ये भी गलत हो गया आपका। फिर इसके बाद चौथा देखिए, डी देखिए, तीसरा है, तीसरा पहले आ गया, ठीक है कोई बात नहीं। और दूसरे से पहले, एक मिनट, ये क्या होना चाहिए था, दूसरा तीसरे से पहले होना चाहिए था, ये भी गलत होगा। जो सही होगा डी होगा। ठीक है, आप थोड़ा इसको क्या करिए कि 2-3 के बारे में पता है आपको, तो सही कोट तक पहुंचने की कोशिश ऐसे ही करिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा से कथन सही है। मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था, बिल्कुल सही है, पहला सही है। मनसबदारी का पद पैतृक था, बिल्कुल नहीं, मनसबदारी का पद पैतृक नहीं था। जो बादशाह होते थे वे
इसका निर्धारण करते थे कि किसको इस पद पर रखना है, किसकी नियुक्ति करना है, क्या सेवा शर्तें जो भी होनी चाहिए थे वो बादशाह करता था। तो यहाँ पर मनसबदारी का जो पद है वो पैतृक नहीं था। तो हमारा जो ये विकल्प सही पूछा है तो दूसरा गलत है, पहला हमारा सही है। तो सही जो इधर होगा 11 का ए होगा। ठीक है, अब है निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है। देखिए, जो विदर्भ का ये मंदिर है मार्कडेश्वर, ये 2017 में चर्चा में था और 2019 के क्वेश्चन पेपर को आप देख रहे हैं। तो ये समझिए कि ये न्यूज में था, ये इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा था, इसके कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इसमें कुछ मरम्मत की काम चल रहे थे। तो इस वजह से पुरातत्व जो सर्वेक्षण जो हैं उनके द्वारा ये काम किया जा रहा था। तो कुछ न्यूज़ में होने की वजह से ये पूछ लिया गया। तो आप अलर्ट रहिए, यदि कोई भी ऐसे मंदिर के नाम हैं जो प्राचीन इतिहास से संबंधित हैं, मध्यकाल से या किसी भी इतिहास से संबंधित जो भी ऐसे मंदिर हैं वो न्यूज़ में हैं, तो उनके बारे में आप जरूर एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, प्रश्न वहाँ से आने की संभावना बढ़ जाती है। तो 12 का ए होगा यहाँ पे सही। अगला प्रश्न है, चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है। तो बांस कला से है, ये भी फेमस रहा है तो आपको ये याद ही होगा, पता ही होगा। अब चलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। ठीक है, ठीक है, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। आपको पता है कि 1857 की क्रांति से पहले जो अंग्रेज़ थे, जो ब्रिटिशर थे, वे भारत के हर एक क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में बहुत धड़ल्ले से हस्तक्षेप कर रहे थे। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद इन्होंने बहुत कुछ सीख ली। सीख के बाद इन्होंने कहा कि अब हम सामाजिक क्षेत्र में अहस्तक्षेप की नीति अपनाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया था। 1872 में किया था। ये सब चर्चित एक्ट रहे हैं। ठीक है, जिसका उद्देश्य बाल विवाह को रोकना था। तो ये भी बहुत ज़्यादा जो समाज सुधारक थे उनके दबाव में ऐसा ब्रिटिशर को करना पड़ा, वो ऐसा चाह नहीं रहे थे। तो ये सब जो सुधार हुए हैं थोड़ा दबाव में हुए हैं कहीं ना कहीं, और ये जो अंग्रेज़ थे उनका तो फ़ायदा था ही ये सब चीज़ करने में, तो एक अलग मुद्दा है। लेकिन जो सामाजिक हस्तक्षेप की नीति अपनाते हुए भी इन्होंने कुछ सुधार कर बाद में अपनी सुविधा अनुसार ये करते रहे। नेटिव मैरिज एक्ट को ही जब आगे चल कर के 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट के माध्यम से क्या कर दिया गया कि अब 12 वर्ष की जो से कम जो लड़कियां होंगी उनकी शादी विवाह पर क्या कर दिया गया, रोक लगा दिया गया। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद फिर इसमें संशोधन करते हुए आज पता ही 1821 है। राइट, तो यहाँ पर हमारा जो विकल्प सही होगा वो बी होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए, आंदोलन और वर्ष। ठीक है, मैं आपको बार बार ये चीज़ें कह रहा हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बड़े ही ध्यान से देखिए, बड़े ही ध्यान से देखिए, पढ़िए, और उससे संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट है, यदि जो मान लीजिए पवाना आंदोलन है, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिए। पवाना आंदोलन आपको मालूम है बंगाल का क्षेत्र है, जहाँ पर ये क्या हुआ था, जमींदारों के विरोध में हुआ था यह आंदोलन। और ये खास बात तो ये थी कि पवाना आंदोलन की में जो भी नेतृत्व करता थे, जो भी लोग थे, उन्होंने ब्रिटिशर जो महारानी थी उनके प्रति इन्होंने क्या दिखाया, प्रेम दिखाया। एक तरह से उन्होंने एक नारा दिया था कि हम सिर्फ महारानी और महारानी के रैयत रहना चाहते हैं, ये जमींदार के नहीं रहना चाहते थे। इनको लगता था कि जमींदार बड़े बेकार लोग हैं, ये शोषण करते हैं हम लोग का। इन्होंने कहा नहीं नहीं, हम सिर्फ महारानी जी के ही रैयत रहना चाहते हैं। ये सब बहुत ही ज़्यादा अपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, समझा होगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, आंदोलन था। तो ये जो होना चाहिए इसका क्या था, 1873 से 85, और संथाल जो था 1855 से 56। यदि 1-2 के बारे में हम पता है तो हम कैसे कोर्ट तक पहुँचते, पहले वो देखते हैं। हमेशा दिमाग सिर्फ एका और ताना भगत इन सब में कहाँ कौन सा मिलाएं, इसमें नहीं पता है आप, इसमें समय आप बेकार कर रहे हैं। आपको 1-2 के बारे में पता है तो कंफर्म है कि 1-2 के बारे में पता है, और 2 के बारे में नहीं पता है तो आप सीधा कोर्ट पे जाइए। ठीक है, और खास बात तो यहाँ पर ये है कि पवाना जो आंदोलन है और जो संथाल है, इन सभी से प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो पूछे गए हैं बार बार प्रश्न। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2017, 16 ये जो भी रहे हैं उनको सॉल्व आप किए होते तो 2020 का ये जो प्रश्न है आप इसको सही कर सकते थे। ठीक है, पवाना का दूसरा देखिए, ए का दूसरा कहाँ कहाँ दिया गया है, इसमें क्या पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहीं पर है सिर्फ। इसका मतलब जो हमारा सही कूट होगा वो बी होगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भारतीय जल सेना अधिनियम 1927, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, ये तो सबको पता है, ठीक है। द्वितीय गोलमेज अधिवेशन 1931, ये भी पता है सबको। सांप्रदायिक निर्णय, ये भी एक बहुत बड़ा निर्णय था, ये भी बहुत ज़्यादा चर्चित रहा है मॉडर्न हिस्ट्री में। 1933 ना होकर ये क्या था, 1932 और अगस्त 1932 है, ठीक है। और इसी के अगस्त के बाद ही सितंबर 1932 में ही पूना पैक्ट आया था, राइट। तो हमारा यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो क्या है, डी है। तो इस बात को हर बार प्रश्न ऐसे आ रहे हैं कि आपको आंदोलन या घटनाक्रम जो भी हैं उनको दे देगा, चलो सुमेलित बताइए कौन सा नहीं है, या आप बताइए कि कौन से घटनाक्रम को सही करिए। तो आप ये सब चीज़ें तो पता ही है कि महत्वपूर्ण आंदोलन अधिवेशन अधिनियम है, तो सबको तो मालूम ही होता है, ठीक है। देखिए फिर से आ गया कि निम्नलिखित घटनाओं के बारे में अब कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। अब कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में वो देखना है। तो आप ये समझिए, जो ये पहले देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड। आपको मालूम होगा कि सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जो एक प्रमुख नेता थे पंजाब के, इनको गिरफ्तार कर लिया गया 9 अप्रैल को, और इन्हीं को अरेस्ट करने के बाद 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, जलियांवाला जो बाग था वहाँ पर लोग विरोध करने के लिए एकत्रित हुए, और जो उस समय कौन था, डायर था ना, उन्होंने अपनी आदेश की अवहेलना को मानते हुए उन्होंने क्या कर दिया कि सभी पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। देखिए आज थोड़ा हमारी आवाज़ जो है मुझे थोड़ा तेज़ी से बोलना पड़ रहा है, क्योंकि मेरी माइक है वो ख़राब हो चुका है, ऑर्डर किया हूँ, आने में कुछ टाइम लगेगा, तो कुछ चीज़ें आज बोलते समय भी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे बहुत तेज़ी से बोलना पड़ रहा है, कुछ शब्द इधर को उधर हो रहे हैं बोलते समय, तो उसको सीरियस मत लीजिएगा, बातों को समझिए और जो मैं समझाना चाहता हूँ उस पर गौर करिए, ठीक है। तो 13 अप्रैल 1919 को ये घटना घटी थी, और महात्मा गांधी की जो दांडी यात्रा है वो 1930 है, खूब अच्छे से सबको पता है, ठीक है। साइमन आयोग की नियुक्ति ये 1927। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को डिस्कशन करते समय मैंने बताया क्या था आपको, साइमन आयोग की नियुक्ति, ये घटनाक्रम वहाँ पर भी आया था। 1919 का जो आपका अधिनियम है, 1919 का अधिनियम, इसका ही मूल्यांकन करने के लिए ही कहा गया था कि 10 साल बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा, मतलब 1929 में। लेकिन गठन कब हो गया, अरे एक मिनट, 1927 में ही कर दिया गया, कि ये देखना कि भाई यही देखिए कि अब क्या भारत तैयार हो गया उत्तर स्वशासन के लिए, क्या वो उत्तरदायी सरकार की वहाँ स्थापना की जाए कि यहाँ की जाए, इन सब चीज़ों का उसको क्या करना था, मूल्यांकन करना था। तो 1927, 1919, 1930 और फिरोज शाह मेहता की जो मृत्यु हुई थी 1915, मान लीजिए आपको इसके बारे में नहीं भी पता है, तो 3 विकल्प के बारे में पता है, तो आप फिर से कोर्ट पे चलिए और वहाँ से देखिए क्या सही कर लेते हैं कि नहीं, ठीक है। अब देखिए इसमें दूसरा जो है, ये घटना पहले घटी है, फिर इसके बाद कौन सी घटना घटी है, पहली, फिर महात्मा गांधी दांडी यात्रा तीसरा। इसका मतलब है यदि तीसरे के बाद भी पहला या दूसरा कोर्ट में दिया गया होगा तो वो विकल्प आपके गलत हो जाएंगे, या दूसरे से पहले पहला या तीसरा कुछ दिया गया है तो वो कोर्ट भी गलत हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम अपने सही उत्तर तक पहुँचेंगे। दूसरा पहला तीसरा, दूसरा पहला तीसरा, इसके सही होने की संभावना यहाँ बढ़ जा रही है। अब देखिए दूसरे से पहला क्या है, ये दूसरे से पहले आ गया, तो ये आपका विकल्प गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरा तीसरा और पहला यहाँ पर आ गया, होना कहाँ चाहिए था, इसको यहाँ पर होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। तीसरा पहले आ गया, ये गलत हो गया, सही विकल्प आपका ए होगा। तो आपको महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम है वो महत्वपूर्ण घटनाक्रम के भी बारे में पता है, तो आप सही उत्तर कर देंगे। अगला प्रश्न है, INA आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। आपको मालूम है कि जो सिंगापुर में INA के सर्वोच्च अधिकारी जिसको घोषित किया गया था वो कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे। इन्होंने क्या किया था कि अस्थायी सरकार की घोषणा करते हुए भारत की स्वतंत्रता के लिए दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा इन्होंने लगाया। और 1944 का ही वो टाइम था जब इन्होंने मणिपुर में आज़ाद हिंद फौज के झंडे को वहाँ पर क्या किया, गाड़ा, एक तरह से लहराया। और 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार होने लगी तो इनको भी आत्मसमर्पण कहीं ना कहीं करना पड़ गया था और इन पर मुकदमा चला, और वह मुकदमा लाल किला दिल्ली में चला था। बट हुआ क्या था कि जब यह ऐसा दौर था जब
ब्रिटेन पर बहुत सारे दबाव पड़ रहे थे, बहुत सारा वो परिस्थितियाँ उनकी ब्रिटेन के अनुकूल नहीं थी, तो इन सभी को जो भी आईएनए के अधिकारी थे इनको क्या कर दिया गया, बरी भी कर दिया गया कि जाइए भैया, कोई मुकदमा तो चलना शुरू हुआ लेकिन उनको बरी कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर आप फिर से मैं एक चीज़ को कहूँगा कि आप ये देखिए कि फैक्ट आधारित प्रश्न भी पूछ रहे हैं, तो ये प्रश्न क्या है, यदि आपकी अवधारणात्मक समझ बेहतर है, बढ़िया है, तो आप इन सभी प्रश्नों को सही कर देते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, कथन है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जॉन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, और इसका अगला है, वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान था तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। कथन तो दोनों सही हैं, लेकिन कारण आर जो है वो कथन एक ही सही व्याख्या यहाँ पर नहीं कर रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कोड जो यहाँ पर होना चाहिए बी होगा। ठीक है, जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, बी होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा से कथन सही हैं? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है? नहीं, भारतीय जो पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है। ठीक है, शक संवत पर आधारित है, इसको ध्यान दीजिएगा। जो कनिष्क शासक थे, शकों पर जब उन्होंने विजय प्राप्त की तो उसके पश्चात ही इन्होंने क्या किया था, शक संवत का प्रचलन शुरू किया था। और जब भारत देश आज़ाद हुआ तो भारत के राजपत्र, आकाशवाणी द्वारा प्रसारित जो समाचार थे आदि के लिए उन्होंने क्या किया था, 22 मार्च 1957, 22 मार्च 1957 है शायद। ठीक है, 26 जनवरी 1950 तो नहीं है, से ही इन्होंने क्या किया था, इसे अपनाया था। तो यहाँ पर जो होना चाहिए सही है पूछा है, तो दोनों क्या हैं, गलत हैं। सही जो यहाँ पर विकल्प होगा वो क्या होगा, डी होगा। अब अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इलाहाबाद की संधि, आपको मालूम ही होगा कि जो आपका प्लासी का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 1757। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764। और तद उपरांत ही इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। ठीक है, आपको आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पता होगा, पढ़ा ही होगा आप, आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ा होगा ना आप। ये कब हुआ था, 1767, मतलब 1767-69, ये आंग्ल मैसूर युद्ध का काल है। इसमें हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था। और वजह क्या थी, बस यही थी कि हैदर अली जो था फ्रांसीसियों के साथ मिला हुआ था, उनकी हेल्प ले रहा था, उनकी ओर ज़्यादा झुकाव इसका था। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें जो 1769, मतलब जो मद्रास की जो संधि है, डी का जो तीसरा, मद्रास की संधि के साथ यह युद्ध की समाप्ति हुई थी। उसी तरह आंग्ल मैसूर जो द्वितीय युद्ध था उसकी जो समाप्ति होती है वो साल बाई की जो संधि है उसके साथ होती है। और मंगलोर की संधि ये क्या होती है, जब साल बाई की संधि में होता क्या है कि जो अंग्रेज़ थे, वारेन हेस्टिंग्स थे शायद, उन्होंने क्या किया था, मराठों से यह संधि कर ली और अपनी ओर ले लिया और हैदर अली को पराजित करके कर दिया। और अंततः हैदर अली की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। फिर उनका बेटा टीपू सुल्तान युद्ध को जारी रखता है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को, और मंगलोर की संधि के साथ भी वो युद्ध, फिर द्वितीय मैसूर युद्ध खत्म होता है। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म होता है। तो आप ये समझिए जो सबसे पहले जो घटना इसमें घटने वाली है वो है इलाहाबाद की संधि। ए का चौथा देखिए कहाँ है इसमें, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, डी और बी हमारा गलत हो जाएगा। और जो सालवाई की संधि है ये मद्रास की संधि 1769। ठीक है, डी का तीसरा देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो हमारा जो सही विकल्प होगा क्या हो जाता है, सी हो जाएगा। ठीक है, ए गलत हो जाएगा। ठीक है, यदि मैं एक दो संधि के बारे में पता है तो आप यहाँ पर भी कैसे सही कर ले रहे हैं ये आप देखिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर चुनिए।
पूना पैक्ट अभी इसके पहले भी बताया था, सांप्रदायिक जो निर्णय था अगस्त 1932 के बाद ही पूना पैक्ट, सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में, ठीक है। और गांधी इरविन समझौता जो है वो 1931 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930, और जो क्रिप्स मिशन है वो भारत में 1942 में इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है। क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया, चीन, अमेरिका क्या कर रहे थे, ब्रिटेन पर दबाव बना रहे थे कि भारत को क्या किया जाए, स्वतंत्र एक तरह से किया जाए। तो क्रिप्स मिशन में यही था कि भारत को जल्दी से जल्दी क्या किया जाएगा, स्वशासन दिया जाएगा, इन सभी संदर्भों में था। तो क्रिप्स मिशन जो है 1942। अब देखिए जो घटना का जो क्रम है वो सबसे पहले कौन सी घटना घट रही है यहाँ पे, 1930 चौथा पहले होगा दिए गए कूट में, फिर इसके बाद दूसरा होगा, फिर पहला होगा, फिर तीसरा होगा, ये हमारा क्रम होगा। देखिए कहाँ पर है, चौथा दूसरा, फिर तीसरा आ जाता है, तो ये हमारा तो गलत हो जाएगा। फिर ये देखिए दूसरा और ये चौथा यहाँ पर आ रहा है, ये भी गलत होगा। सी देखिए, चौथा, दूसरा, पहला और तीसरा, सी होगा यहाँ पर सही, ठीक है। यहाँ पर आप ये तो नहीं है ना कि ये इन सभी घटनाओं के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जो नए अभ्यर्थी होंगे अभी जो इस फील्ड में कदम रख रहे होंगे, उनको लगता होगा कि अरे ये तो बहुत सारे फैक्ट इसमें समझने हैं, ये सब चीज़ें। तो फैक्ट पर मत जाइएगा, समझ रहे हैं आप पढ़िए, जब पढ़ेंगे तो आप इन सभी चीज़ों को ठीक से कर लेंगे, कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा आपको। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा से कथन सही है? पहला है लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, ये तो सही है। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था। 1905 का बंगाल विभाजन तो आपको अच्छे से पता होगा। मद्रास की सीमाओं को भी इन्होंने पुनर्गठित किया था, कहा था प्रशासन ठीक से नहीं चल रहा है, ये है वो है, इस वजह से सीमाओं का पुनर्गठन किया जाएगा। ये तो एक सिर्फ बहाना था, लेकिन जो उद्देश्य मेन था यही था कि जो उभरता हुआ राष्ट्रवाद था उसको कमज़ोर करना और फूट डालो और राज करो की नीति को बढ़ावा देना था, ठीक है। तो दूसरा विकल्प जो है पूर्वी बंगाल और असम नाम का एक नया प्रांत बनाया गया। देखिए जब बंगाल का विभाजन हुआ तो वेस्ट बंगाल में, जो वेस्ट बंगाल है उसमें बिहार, उड़ीसा और चोल व नागपुर के क्षेत्र शामिल थे। वहीं ईस्ट में पूर्वी बंगाल, ठीक है, और प्लस असम, ये क्षेत्र शामिल थे। तो पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया था, ईस्ट बंगाल। तो यहाँ पर जो होगा पहला और दूसरा सही पूछा है, तो दोनों विकल्प सही हैं, कथन सही हैं। तो आप समझिए कि जो यहाँ पर होगा क्या होगा, बी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? तो राजगोपालाचारी जी ने बनाया था, और ये राजा जी फार्मूला के नाम से भी क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक है। तो आप ये याद देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक थे। तो इसके जो लेखक थे वे हैं बिपिन चंद्र, ठीक है। अब अगला प्रश्न है ज्योग्राफी से है, भारतीय विश्व का भूगोल, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। एक तरफ वनस्पति और दूसरी तरफ क्षेत्र का नाम है। तो आप यहाँ समझिए, जो ये वनस्पति है माकबी, ये इसका जो होगा वो क्या होगा, भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्रों में इसका ये क्षेत्र है वनस्पति का। और वहीं जो फिम्बस है इसका दक्षिणी अफ्रीका है, और चैपरेल जो है उसका कैलिफोर्निया है, बसता एक ये है, मेटोरेल चिली हो जाएगा। तो ये वनस्पति के प्रकार हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, तो आप इसको भी ध्यान से इसको भी पढ़ लीजिएगा। ज़्यादातर जो प्रश्न बनते हैं UPPCS के जो प्री एग्ज़ाम में, वो सूचियों को सुमेलित करने के संदर्भ में ही बनते हैं, क्योंकि फैक्ट होते हैं। मान लीजिए फैक्ट पूछ रहा हो, कॉन्सेप्ट आपका ठीक है, फैक्ट आपको कुछ आइडिया है उसके बारे में, 1-2 के बारे में भी आपको पता चल जाता है, तो आप ठीक कर जाते हैं चीज़ों को। तो इस संदर्भ में आप समझिए कि वनस्पति के जो प्रकार हैं, क्षेत्र हैं, उनके नाम आप एक बार ज़रूर
ध्यान से देख लीजिएगा एग्ज़ाम देने से पहले, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। ठीक है, अब देखिए माकबी का भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र ए का दूसरा कहाँ पर है इसमें? अरे यार है ना, हाँ ठीक है, मुझे लगा कि इसका जो दिए गए कूट है उसको मैंने स्किप कर दिया है। ए का दूसरा यहाँ पर भी है, यहाँ नहीं है, 4 3 4 है, तो आपका जो विकल्प होगा यहाँ पर सही ए हो जाएगा, बी सी डी ये क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो ए के बारे में भी पता होता तो आप क्या कर सकते थे? उत्तर को सही कर सकते थे। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देश और राजधानी, आपको मैंने कई बार भी बोला है कि जो प्रश्न आ रहे हैं प्री एग्ज़ाम में वो कहाँ से आ रहे हैं? जो अफ्रीका के तटीय देश हैं उनकी राजधानी से पूछ ले रहा है, या जो मध्य एशिया के जो देश हैं उन देशों और उनकी राजधानी से प्रश्न आ रहे हैं, या मध्य एशिया के दक्षिण में आइए जो सीरिया इराक ये सब जो क्षेत्र हैं इनके पास के जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। तो देश और राजधानी के प्रश्न बहुत ज़्यादा सब देशों के नाम याद करने में मत रहिए, याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं हो पा रहे तो आप तटीय देशों के नाम और देश और उनके राजधानी के नाम तो आप याद ही कर लीजिए। ठीक है, जो उज्बेकिस्तान है ताशकंद, ठीक है, एक मिनट, उज्बेकिस्तान की जो राजधानी होगी ताशकंद है, ताजिकिस्तान की दुशांबे, किर्गिस्तान की बिश्केक, तुर्कमेनिस्तान की असगाबाद। ठीक है, तो यहाँ पर सबके सब सही सुमेलित हैं, तो यहाँ पर जो होगा ए का 1 है, तो ये देखिए, ठीक है, 1 2 3 4 पहला ही हमारा कोड क्या होगा? सही हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या समझाना है? यहाँ पर मैं यही बता सकता हूँ ना कि आप क्या रणनीति रखें इसके लिए। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आगे आपका आप क्या अपनी रणनीति रखें वही तो मैं बता सकता हूँ ना यहाँ पर। अब ये थोड़ी ना बताऊँगा उज्बेकिस्तान की राजधानी या को याद रखने के लिए क्या कॉन्सेप्ट रखें। आप ये भी समझिए कि मान लीजिए आप न्यूज़ में इन सभी देशों के नाम है तो उस टाइम पे तुरंत एक बार रिवीजन के लिए कभी भी आप माइंड में एक बार भी इस साल में चलिए जब तैयारी करने का आपका पहला महीना शुरू होता है तो उस महीने आप एक बार राजधानी के नाम आपने पढ़ लिया, देश और राजधानी के नाम, फिर अगला कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन जब करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं इन देशों के नाम आ रहे तुरंत आप उसकी राजधानी को देख लीजिए मैप में। आपको ये माइंड में होना चाहिए कि प्रश्न यहाँ से आयोग बना रहा है, इसलिए मैं क्या करूँगा, ये न्यूज़ में जब भी इन देशों के नाम आएंगे तो इन देशों के नाम मैं तुरंत मैप में देखूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप करेंगे तो आप इन सभी इस प्री एग्ज़ाम को ठीक से बहुत ही सरल तरीके से क्रैक कर सकते हैं। फिर से प्राकृतिक वनस्पति और क्षेत्रों के नाम हैं। ठीक है, 28 अब क्या है? अधिजीवी वनस्पति, ये कहाँ है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र है। और बबूल का है सहारा। ठीक है, बबूल आप समझिए वो जो कांटेदार पेड़ होते हैं। और जो होगा आपका बेओबाब जो वनस्पति है, प्राकृतिक वनस्पति है, उसका सवाना होगा। और देवदार बस्ता ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र। ये सब चीज़ें आपने क्लास में पढ़ी भी होगी, तो मैं फिर से बोलूँगा कि प्राकृतिक वनस्पति और उनके संबंधित क्षेत्र जो हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, वहाँ के किसी भी प्राकृतिक वनस्पति को उगने के लिए हर क्षेत्र में आप देखेंगे बबूल कांटेदार हैं तो सहारा में हो रहे हैं। सहारा में वो जलवायु उस तरह की नहीं है जो अन्य पेड़ों को उगने के लिए होनी चाहिए। तो इन सभी विशेषताओं को, कारणों को, इन सभी चीज़ों को देखते हुए कॉन्सेप्ट को आप अपने यहाँ पर क्लियर कीजिए, तब आप जाकर के वनस्पति और क्षेत्र से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे आप उसको सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? और यहाँ पर भी आप एक रणनीति ये रखिए कि यहाँ से भी लगभग हर बार प्रश्न जनजाति और उनके स्थान से प्रश्न पूछ रहा है। तो आप दक्षिण अफ्रीका के फिर से तटीय क्षेत्रों को देख लीजिए और वहाँ के जो भी तटीय क्षेत्र हैं, वहाँ की जो प्रमुख जनजातियाँ हैं, उनके स्थान जो हैं, जो भी देश हैं, स्थान मतलब जो देश हैं, उनके नाम और जनजाति के नाम आप याद कर लीजिए। खास बात तो ये है एनू जापान का दे रहा है। आप कहेंगे अरे जापान का यहाँ पर नाम आ गया, ये तो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित देश तो नहीं है, लेकिन आप याद रखिए जो जापान है 2017 या 15-16 जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, जापान और जनजाति ये सुमेलित है। एनू जो जनजाति और जापान से ही संबंधित है। तो ये प्रश्न आए हुए भी हैं, आप पिछले ईयर्स के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं आप सॉल्व करेंगे, देखेंगे, ये सब चीज़ों को आगे हम तो देखेंगे ही, लेकिन आप कभी देखे होंगे तो ये प्रश्न को यहाँ पर ये जो विकल्प सी दिया गया है इसको आप समझ लेते कि ये सुमेलित है। ठीक है,
अंगामी जो है नागालैंड पूर्वोत्तर को जो हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र का जो हमारा राज्य है नागालैंड उससे है, बी सही है। पिग्मी की जो है जनजाति कांगो बेसिन से है। जो किर्गिज है ये सूडान नहीं है, तो हमारा जो विकल्प यहाँ सम्मिलित नहीं है वो क्या है, डी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डी कर देंगे। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है। पता है आपको, ठीक है, आपने देखा होगा न्यूज़ में, करंट अफेयर्स आप पढ़ते हैं तो हिंद महासागर पर आज नियंत्रण के लिए होड़ लगी हुई है। चाइना की देखिए, अमेरिका को देखिए, ठीक है, फ्रांस, रूस, ये सब भी हिंद महासागर की ओर अपनी रुचि दिखा रहे हैं, तो ये सैन्य अड्डा बन गया है। हिंद महासागर से निकटवर्ती देशों को बहुत से भौगोलिक और राजनीतिक लाभ हैं, और महत्व इसलिए भी है ना हिंद महासागर का, क्योंकि विश्व का जो अधिकांश, मैं एग्जैक्ट परसेंट नहीं याद कर पा रहा हूँ, लेकिन ये समझ लिए 50% के ऊपर जो भी व्यापार होते हैं वो इसी हिंद महासागर क्षेत्र से ही हो रहे हैं। महत्वपूर्ण जलमार्ग जो हैं हिंद महासागर से ही होकर के आप उन महत्वपूर्ण जलमार्गों तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे खनिज संसाधन जो हैं, खनिज संसाधन मैं करूँ, बहुत सारे जो महासागरीय संसाधन हैं वे भी हिंद महासागर में हैं। तीन सभी चीज़ों को देखते हुए क्या हो रहा है कि कई बड़ी शक्तियाँ यहाँ पर अपने सैन्य अड्डे को क्या कर रही हैं, बना रही हैं, और निकटवर्ती जो देश हैं उनको तो भौगोलिक और राजनीतिक लाभ तो है, लेकिन जो कारण आर है वो कथन एक ही सही व्याख्या यहाँ पर नहीं करता। ठीक है, आप खुद देख सकते हैं, जो कथन आर है वो कथन एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा, लेकिन जो दो स्टेटमेंट ये हैं ये दोनों सही हैं। तो कूट आयोग का ये 4 विकल्प तो देने का, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करता। ये पहला ही इसका होता है कि कथन ए तथा कारण ए आर दोनों सही हैं। कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है, तो ये तो हमारा तो गलत ही है। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, परंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता, तो सही जो होगा बी होगा। ये सब तो हमारे मतलब का नहीं है। ठीक है, तो बी होगा। ठीक है, तो इतना हम देखें अभी इस लेक्चर में। अब मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में और भी प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।